देश के विकास की रफ्तार की कर ली जाए। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इससे राजधानी दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम के बीच सफर जो है बहुत आसान हो जाएगा। ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधे कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में 1000 महिलाओं को ड्रोन भी सौंपने जा रहे हैं। इन महिलाओं को ड्रोन की मदद से फसलों की निगरानी, कीटनाशक, खाद का छिड़काव ये कर सकेंगी। साथ ही साथ बीज बुवाई जैसे कामों में भी ये ड्रोन मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें प्रधानमंत्री ड्रोन दीदियों की तरफ से लगाई गई कृषि ड्रोन प्रदर्शनी भी देखेंगे। मतलब ये हुआ कि नारी शक्ति विकास के नए आयाम छू रही है। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का भी विस्तार किया गया है, जिसका एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। वहीं दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट में शुमार है। लगातार इसकी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे और इसका विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टर्मिनल 1 को एक्सपेंड किया गया, जिससे वहां पहुंचे यात्रियों का सफर और आनंददायक अब हो पाएगा। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की नई तस्वीरें हैं, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने रविवार को यूपी के आजमगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। दरअसल आईजीआई एयरपोर्ट की क्षमता और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के मकसद से इसका विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया, जिसके बाद न सिर्फ इसकी खूबसूरती बढ़ गई, बल्कि इसकी क्षमताओं में भी इजाफा हुआ है। इसके बाद हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो दिल्ली एयरपोर्ट की है वो 10 करोड़ पैसेंजर्स से ज्यादा की हो जाएगी साल में। तो हम दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में आ जाएंगे, जो कि जिनके पास 100 मिलियन से ज्यादा कैपेसिटी है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जिस हिसाब से हमारा एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, हमारी ये उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों में हम लोग ये कैपेसिटी भी एक्सीड कर जाएंगे। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। टर्मिनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। आईजीआई टर्मिनल 1 की नई छत इस तरीके से बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो सूरज की रोशनी है वो ज्यादा से ज्यादा इस टर्मिनल में आ सके। ग्रीन लैंड का भी खास ध्यान रखा गया है। रनवे के आसपास जो है वो ग्रीनरी बढ़ाई गई है। साथ ही नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है, जो नए उपकरण हैं, उन्हें भी इस टर्मिनल में शामिल किया गया है। सेल्फ बैगेज ड्रॉप जो मशीनें हैं उनको 100 किया गया है, पहले 80 की क्षमता में थी। टर्मिनल 1 के अंदर खूबसूरत सेल्फी पॉइंट और पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो यात्रियों को सुकून देंगी। सबसे राहत की बात ये कि अब आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आपको चेक इन टाइम की बचत होगी, जो आम दिनों में 35 मिनट का रहता था और व्यस्ततम दिनों में घंटा भर भी हो जाता था। वो अब महज 12 मिनट में पूरी हो जाएगी। जब यात्री इस टर्मिनल में आए तो वो जब एंट्री करे और चेक इन के जो पूरा समय लगे वो कम से कम 10 से 12 मिनट में यात्री अपना चेक इन कर ले। इससे पहले 20 से 30 मिनट यात्रियों को डीजी यात्रा के माध्यम से लगते थे, लेकिन अब उस समय को भी जो है वो ये जो टर्मिनल 1 का जो पूरा जो सिस्टम है वो कम कर देगा। और कोशिश की जा रही है कि जो यात्री हैं जो एयरपोर्ट पे आते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, उन्हें यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिल सके। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। तो टर्मिनल 1 के साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से गुरुग्राम के मानेसर से दिल्ली के द्वारका तक पहुंचने में महज अब 20 मिनट लगने जा रहे हैं। अभी तक मानेसर से दिल्ली पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता था, लेकिन अब जो है दिल्ली के जनकपुरी, प्रीतमपुरा और रोहिणी इलाके में भी कम से कम समय पहुंचा जा सकेगा।
समय की बचत हो जाएगी और साथ ही साथ ये देश का सबसे अनूठा एक्सप्रेसवे भी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अभी देश में कहीं भी सिंगल पिलर पर 8 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं है और इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे से प्रदूषण का जो स्तर है वो भी काफी कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे पर 12,000 से ज्यादा पेड़ों का ट्रांसप्लांट भी किया गया है। वहीं अगर हम नजर डालें तो एक्सप्रेसवे से सीधे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 3.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का भी निर्माण कर दिया गया है। अनुमान है कि अब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव 30% से ज्यादा कम हो जाएगा। यानी ये एक्सप्रेसवे विकसित भारत का एक रोड मैप आप इसे कह सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों एक्सप्रेसवे की इतनी चर्चा है और क्यों इस विकसित भारत का इसे रोड मैप बताया जा रहा है। यह हाईवे 29 किलोमीटर लंबा है, इसमें 16 लेन है और देश का बिना सिग्नल वाला पहला एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा गुरुग्राम में है जबकि 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली गुरुग्राम में रहने वालों को जाम से मुक्ति मिल पाएगी, जो कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, और कम समय में दिल्ली से गुरुग्राम आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने से गुरुग्राम से IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अब और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इसमें टनल भी है। ये एक्सप्रेसवे अंडरपास से भी गुजरेगा और इस बार कई फ्लाईओवर इस पर नजर भी आएंगे। इन फ्लाईओवर्स के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर देश की पहली 8 लेन की 3.6 यानी कि करीब 3.5 किलोमीटर की सुरंग होने वाली है, जो खुद में नायाब होगी। बिल्कुल, देखिए इस एक्सप्रेसवे में 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज भी बनाए गए हैं। यानी द्वारका एक्सप्रेसवे में 2 लाख जो है टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे बनाने में पर्यावरण का भी बखूबी ख्याल रखा गया है। करीब 1200 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह यहां पर लगाया गया है, यानी किसी भी प्रकार के पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, ऐसा प्रयास किया गया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हाईवे जो है, इसमें 5 चीजें ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई है। ये सिंगल पियर पर, यानी एक ही पियर पर 8 लेन रोड बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगह पर है, 4 स्तरीय 1 2 3 4। दूसरा 3 स्तरीय इंटरचेंज है 9 जगह पर, और ये 3.6 किलोमीटर 8 लेन लंबी टनल है इसके अंदर में। बाद में हवाई अड्डे से जुड़ने के लिए T3 को डायरेक्ट 2.4 किलोमीटर की 6 लेन सुरंग बन रही है, और प्रमुख इंटरचेंजों पर एलिवेटेड सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी ऊपर है, और अतिरिक्त 6 लेन सर्विस रोड और बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में इतना भव्य है कि वैसे ये 29 किलोमीटर का है, पर एक्चुअल ये 563 किलोमीटर है 6 लेन पर। लेकिन जी ये एक प्रकार से इसका काम ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, और जो बना आप जब पूरा देखोगे, कोई भी देखेगा तो उसको अभिमान होगा अपने देश में ऐसा प्रोजेक्ट होने का। और अब बात भारत के बढ़ते कद की कर ली जाए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु युद्ध से रोका था। जी हां, दरअसल 2022 के आखिर में रूस परमाणु हमले की योजना पूरी तरीके से बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई। रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और यूक्रेन में होने वाले परमाणु हमले को रोकने में मदद की। सबसे बड़ा युद्ध जब रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ा था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक वैश्विक पटल पर एक भूमिका निभाई। उनका वैश्विक नेता की भूमिका निभाते हुए उन्होंने परमाणु हमले से रोका, जिसकी योजना जो है पूरी तरीके से रूस बना चुका था। अगर ऐसा हो जाता तो हमको हिरोशिमा और नागासाकी जैसी विभीषिका फिर से एक बार देखनी पड़ती, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। Очікуємо вас в Україні, щоб були більш потужніші. तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से उनकी जो एक वैश्विक स्तर पर उनकी जो छवि है, जो कद है, वो किस कदर बढ़ता जा रहा है साल दर साल। तकरीबन 2 टर्म सरकार को हो गए और ये एक बड़ी सूचना निकल कर आई। बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सियासी दलों की कर ली जाए, आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर तय होना है, चर्चा होनी है। इसी के तहत कांग्रेस भी एक बैठक करने जा रही है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले खाली पड़े 2 चुनाव आयुक्तों के पद को लेकर भी चर्चा होगी, इसको भरना होगा। इसके लिए इसी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चयन समिति की एक बैठक होने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले इन दोनों पदों पर नियुक्ति होनी जरूरी है। वहीं गठबंधन के भरोसे चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लग गया, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया। और अब बात जैसलमेर के पोखरण में होने वाले भारतीय सेना के टाई सर्विस युद्धाभ्यास की कर ली जाए। यहां सेना के तीनों अंग यानी जल सेना, थल सेना और नभ सेना हिस्सा लेंगे। 12 मार्च को होने वाले इस अनोखे युद्धाभ्यास के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। इस दौरान न सिर्फ तीनों सेनाओं के तालमेल की झलक आपको देखने को मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर हथियारों की झलक भी दिखेगी। पाकिस्तान की सरहद के पास भारत का धमाका, पोखरण में दिखेगा भारतीय जवानों का दमखम। पीएम मोदी के सामने तीनों सेनाएं दिखाएंगी भारत की शक्ति। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के तीनों अंग एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसको भारत शक्ति नाम दिया गया है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें भारत शक्ति ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास की तैयारियों की हैं, जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी के सामने 12 मार्च को किया जाना है। जमीन पर बैटलफील्ड के बाहुबलियों के धमाकों की गूंज सरहद पार तक सुनाई देगी। आसमान में वायुसेना के जाबाजों की गर्जना से दुश्मन का कलेजा भी कांपेगा। राजस्थान की रेतीली धरती पर भारतीय सेना के शौर्य की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हिंद के रणबांकुरों के पास हर रणभूमि में पराक्रम का परचम लहराने की ताकत है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के जवानों ने ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज की ड्रेस रिहर्सल की, तो पूरा इलाका टैंकों की गड़गड़ाहट और बम के धमाकों से दहल रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली पिक्चर तो 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दिखाई देगी, जब तीनों सेनाओं की अलग अलग टुकड़ियां अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री के सामने न सिर्फ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का प्रदर्शन दिखेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार किए गए नए हथियार और उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। मेक इन इंडिया के तहत देश में अब विश्व स्तरीय रोबोट बनाए जा रहे हैं। नोएडा की बॉट वैली में कई रोबोट्स डिजाइन किए गए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं और सर्विलांस के लिहाज से काफी मददगार साबित होंगे। नोएडा की बॉट वैली में तैयार हो रहे हैं विश्व स्तरीय रोबोट, जो रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंसानों के लिए मददगार साबित होंगे। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी मेड इन इंडिया। अलग अलग दिख रहे ये रोबोट्स अलग अलग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं।
ये देखिए, ये है डॉग रोबोट्स। इसका रोबोटिक नाम ट्रैकर है। इसे डॉग के साइज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि किसी तरह के वातावरण में और किसी भी तरह के सरफेस यानी धरातल पर आसानी से मूव कर सकता है और अपना काम कर सकता है। इसे खास तौर पर डिफेंस और पेट्रोकेमिकल साइट्स के इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वहाँ जाएगा, सारा नोट करेगा, सारे विजुअल्स लेगा, जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है वो आपको बेस स्टेशन पे सेंड करता रहेगा। ये इसकी खासियत है। नॉर्मल रोबोट अगर आप देखेंगे वो जमीन पे चलते हैं, एक फ्लैट सरफेस चाहिए। ये उबड़ खाबड़ हो, डिफरेंस इन लेवल्स हो, वहां पे ये जा सकता है और उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है। इसके आसपास बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो इसको बताते रहते हैं कि ये क्या है, कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है और इसको क्या इन्फॉर्मेशन लेके अपनी बेस लोकेशन पे सेंड करना है। 5 किलो पेलोड की क्षमता वाले इस रोबोट की बैटरी लाइफ 90 मिनट की है। इतने समय में ये 5 से 6 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और जानकारियां मुहैया करा सकता है। इस डॉग रोबोट के अलावा यहाँ कुछ ऐसे रोबोट भी डिजाइन किए गए हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स और मरीज दोनों के लिए मददगार साबित होंगे, जैसे कि ये कोलैबोरेटिव रोबोट। आप इमेजिन कीजिए कि एक क्वालिटी लैब है, उसमें बहुत सारे टेस्ट करने हैं। सो आप इसमें प्रोग्राम कर दीजिए, उन टेस्ट का पूरा मेथड इसको बता दीजिए, ये एक करके रिपीटेटिव टास्क 24 आवर्स कर सकता है। और डॉक्टर और जो भी नर्सेज हैं वो सिर्फ लास्ट में इंटेलेक्चुअल वर्क करें, रीड करें और एनालाइज करें। सो दिस इज वन काइंड ऑफ रोबोट विच इज अ कोलैबोरेटिव रोबोट। ऐसा ही एक रोबोट है हील, जो फिजियोथेरेपी के लिहाज से तैयार किया गया है। ये जहां एको डॉक्टर्स की मेहनत और वक्त को बचाता है, वहीं मरीज भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे अहम रोबोट इस बॉट वैली में तैयार हुआ है वो है अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग के लिए तैयार ये रोबोट। इसकी खासियत ये है कि इसकी मदद से शहर में बैठा कोई डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर गांव में मौजूद पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। आप इस पर्टिकुलर रोबोट को एक विलेज में प्लेस कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर हैप्टिक डिवाइस और हैप्टिक डिवाइस एंड द डॉक्टर इज यूजिंग दिस हैप्टिक डिवाइस सिटिंग इन अ मेट्रो। ही कैन मूव दिस रोबोट थ्रू दैट कनेक्टिविटी यूजिंग दिस हैप्टिक डिवाइस एंड वो डॉक्टर को सारा वाइटल्स जो भी पेशेंट का है, से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, ये सारा इमेजिंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वो देख सकता है अपनी स्क्रीन पे एंड अकॉर्डिंगली ही कैन प्रिस्क्राइब व्हाट नीड्स टू बी डन विद दिस पेशेंट। यानी दूर दराज के गांवों में जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वहां तक पहुंच बनाने में ये रोबोट न सिर्फ काफी मददगार साबित होगा, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव भी होगा। अभिषेक आनंद, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। यहाँ युवाओं को शिक्षा से जोड़ना और जम्मू कश्मीर के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एक गांव को बुक विलेज में तब्दील कर दिया गया है। बांदीपुरा का एक गांव ऐसा ही बुक विलेज है जो इल्म के रास्ते बढ़ चला है। देखिए रिपोर्ट। आदाब और आपके शहर बांदीपुरा का एक गांव इल्म से भी अपनी नई पहचान बना रहा है। जी हां, आरगम नाम का एक गांव अब बुक विलेज में बदल गया है। सरकार के साथ एक गैर सरकारी संस्था सरहद ने गांव वालों की मदद से इस गांव को देश का सबसे बड़ा किताब गांव बना दिया है। गांव में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए ये पहल हुई है। यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें नहीं मिलती थी। उन्हें अब ये सब बुक विलेज की लाइब्रेरी में मिल रहा है। वो आराम से यहाँ बैठकर पढ़ने का लुत्फ उठाते हैं और इस पहल के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत खुश हुए कि ताकि हमें कहीं बाहर न जाना पड़े। हम जब ऑनलाइन मंगवाते थे किताबें तो बहुत टाइम लग जाता था उसमें, और हम यहाँ से दूर दराज इलाकों से आते थे और नीचे जाते थे, फिर भी वो प्राइस महंगा देते। यहाँ पे जो किताबें हैं वो हर आइटम की किताबें हैं और फ्री पढ़ने के लिए दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमें मिला है
हर एक स्टूडेंट जो फॉर फ्लंग एरिया से आते थे पढ़ने के लिए बुक्स ढूंढ रहे थे, मार्केट में मिलती नहीं थी। अच्छा, जब उन्हें बुक नहीं मिलती तो फिर ऑर्डर करवाते थे और 5-6 महीने वेट करना पड़ता था। जैसे कि हमारे लोकल्स में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी किताबें, बहुत ज़बरदस्त किताबें मिल रही हैं हमें यहाँ पे। ये बुक विलेज बनाया है इसके लिए कि जो यहाँ की जनरेशन है, जो यूथ है यहाँ का, वो पढ़े और लिखे, आसानी हो जाए और बिद्दतों से दूर हो जाए। जो भी बिद्दत यहाँ पे फैली गई है, नशा हो, कोई भी और चीजें हो, उनसे दूर होने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया बुक विलेज। उसके साथ साथ में यहाँ पे जितना भी ये है टूरिज्म को बढ़ावा देना है, एक्सप्लोर करना है, उसके लिए है। गांव को बुक विलेज बनाने के साथ ही युवाओं को शिक्षा से तो जोड़ा जा ही रहा है, साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर के साहित्य और संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है, जो नए कश्मीर को गढ़ने में अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर सैर सपाटे की। हिमाचल की राजधानी शिमला का शानदार मौसम इन दिनों सैलानियों को खूब लुभा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है, लिहाजा अगर आप शिमला जाने की सोच रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। फिलहाल शिमला में क्या माहौल है, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल के पहाड़ बर्फ से ढके हैं, लेकिन राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। यही वजह है कि शिमला में इन दिनों सैलानियों का आवागमन काफी बढ़ गया है। दूर दूर से आ रहे लोग यहाँ सैर सपाटा कर रहे हैं और गुनगुनी धूप का मजा ले रहे हैं। वैसे तो हिमाचल में सर्दियों के दौरान लोगों की ख्वाहिश बर्फ देखने की रहती है, लेकिन बर्फ न होने के बावजूद इन दिनों शिमला का मौसम लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। काफी बढ़िया है और मौसम काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, और बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और उतना ठंड भी नहीं कह सकते हम लोग, तो मौसम काफी बढ़िया है। जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ उस हिसाब से तो काफी बेहतर है। मुझे तो ये बहुत अच्छी जगह लगी, यहाँ पे मतलब घूमने में बहुत मजा आया, और यहाँ पे जो पहाड़ वगैरह है वो सब बहुत यूनिक है, और यहाँ पे घर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हाँ मुझे घूम के बहुत अच्छा लगा। मौसम की बात की जाए तो कैसा मौसम? मौसम यहाँ पहले तो मैंने सोचा था कि बहुत ठंड होगी, पर मुझे ठंड नहीं लग रही है। यहाँ पे ठंड नहीं है, काफी अभी गर्मी टाइप का है, मौसम ठीक ठाक है। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से शिमला में टूरिज्म से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि उनका कारोबार बढ़ गया है। शिमला में इस बार आमतौर पर कम बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसम का ये मिजाज भी सैलानियों के लिए माकूल है। पिछले कल भी थोड़ा मौसम भी साफ था, थोड़ा काम इसमें हमारा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। पहले तो बहुत मंदा चला हमारा और चल भी रहा है, क्योंकि खर्चा करना जरा मुश्किल हो गया और महंगाई की मार ज्यादा है। धूप खिलने के कारण शिमला में तापमान में इजाफा हुआ है। हालांकि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 11 से लेकर 14 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, लेकिन निचले और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। लिहाजा मौसम के बदलते रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में शिमला जाने वाले लोगों को सावधानी रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।